ये बात इस तफ्तीश के दौरान पता चलती है। अब इसी दौरान 28 को जो हुआ, उसके बाद 31 खत्म, 1 सितंबर आ गया। 1 सितंबर को एसटीएफ अचानक 3 लोगों को एनकाउंटर उनका दिखाती है और फिर गिरफ्तारी। कहती है कि हमें खबर मिली थी कि ये उस लूट में शामिल थे या डकैती के हैं जो भी, और हमने इनको पकड़ने की कोशिश की। भाग रहे थे, पुलिस पे गोली चलाई, हमने जवाब में गोली चलाई और तीनों को पैर में गोली लगी भी और नहीं भी लगी। और खैर वो तीनों पकड़े गए। अब वो तीनों पकड़े गए, ये 1 सितंबर की बात है। इसके बाद 2 सितंबर की तारीख आती है। अब 2 सितंबर को पुलिस, चूंकि अब उनके पास 3 है ऑलरेडी, तो वो कुछ नाम बताती है कि इसमें ये शामिल थे। और इस पूरे लूटपाट का जो सरगना है वो है विपिन सिंह। अब विपिन सिंह कौन है? विपिन सिंह यूपी का एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसको रॉबरी, लूट, डाकाजनी इन सब में महारत हासिल है। सूरत तक के ज्वेलरी शॉप पे उसने डाका डाल रखा है। 37 मुकदमे यूपी के कानूनी दस्तावेज में उसके नाम पर दर्ज हैं विनय सिंह के, लेकिन उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। तो आया कि ये विनय सिंह की गैंग ने किया। 3 को पुलिस उठा चुकी है अभी तक। 1 सितंबर को एनकाउंटर के बाद उठाती है, उसके बाद 2 सितंबर को पुलिस विनय सिंह समेत बाकी लोगों का नाम लेती है और उसी दौरान में होता है कि इनके ऊपर इनाम निकालती है। और उस इनाम में पहली बार एक आम चोर उचक्के को या एक मामूली क्रिमिनल को कैसे इनामी अपराधी बनाया जाता है, ये केस उसका एक नज़ीर है, एग्जाम्पल है। तो अब तक जो मंगेश यादव एक छोटा मोटा चोर, वो अचानक 2 सितंबर को 50,000 का इनामी चोर हो जाता है, क्योंकि एसटीएफ ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा। 1 सितंबर को एनकाउंटर में 3 पकड़े गए, 2 सितंबर को इनाम की लिस्ट निकली। अब 3 सितंबर आ गई, 3 सितंबर को कुछ नहीं हुआ, एसटीएफ अपनी जांच कर रही है। 4 सितंबर को अचानक रायबरेली से खबर आती है कि इस शूटआउट का, इस रॉबरी का जो मास्टरमाइंड है विपिन सिंह, वो रायबरेली में उसके खिलाफ एक पुराना केस था, उस केस में खुद जाके हाजिरी लगा देता है, कहता है माई बाप मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे जेल भेज दो, और वो सरेंडर करके जेल पहुंच जाता है। इस पूरे लूटपाट का सरगना 4 सितंबर। उधर वो सरेंडर करता है, इधर एसटीएफ अपने बॉसेस से कहती है ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, इनाम की रकम और बढ़ाइए। तो अब जो 50,000 रुपये इनाम था वो डबल करके 1 लाख कर दिया गया। अब अचानक आप ये देखिए, 2-3 दिनों के अंदर अंदर एक गुमनाम मामूली चोर इनामी बदमाश हो गया, वो भी कितने का? 1 लाख का। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे को लगेगा यार 1 लाख का तो क्या बड़ी बात हो गई। ये जुर्म के पेशे में और जो लोग पुलिस और ये सारे इनाम उनाम की चीज़ें जानते हैं, 1 लाख इनामी मतलब बड़ा होता है बदमाश, मामूली टुज भैया टाइप नहीं होता है, वरना 10, 20, 25 हज़ार ऐसे ही होता है। 1 लाख मतलब हाँ भाई ये ठीक ठाक गैंगस्टर है, ठीक ठाक बदमाश है। अब एक चोर जिसके ऊपर 8 चोरी के मुकदमे हैं, सारी छोटी मोटी चोरी के, कुछ बाइक चुराने के, जिसके ऊपर कभी आर्म्स एक्ट नहीं लगा, जिसके ऊपर कभी किसी पर हमला करने की बात नहीं आई, 2 बार वो जेल गया वापस आया, वो अचानक अब देखते ही देखते 72 घंटे के अंदर 1 लाख का इनामी बदमाश डिक्लेयर कर दिया गया, यानी मंगेश यादव। अब ये 4 तारीख की बात है। इसके बाद इनाम डिक्लेयर होता है और उसके लगभग 12 से 14 घंटे के बाद 4 और 5 सितंबर की रात आती है। सुबह 3:15 बजे एक हाईवे पे मंगेश यादव का एनकाउंटर हो जाता है। उसके साथ मोटरसाइकिल पर एक और नौजवान था। और जो एसटीएफ की पुरानी कहानी है, मंगेश यादव को तो मार दिया, लेकिन जो दूसरा साथी था 3 तरफ से घिरा हुआ है, फिर भी चकमा देकर वो भाग निकला। ये अक्सर होता है एसटीएफ की कहानी में कि एक भाग जाता है, तो वही भाग गया। कौन था पता नहीं। अब ये पूरी कहानी तो आपने सुन ली। अब इसमें ये थी कि पुलिस की खबर आई कि रात को 5 सितंबर की रात, देर रात, मंगेश यादव अपने एक साथी के साथ जो इस लूटपाट में शामिल है, उसी लूटे हुए माल को बेचने के लिए जाएगा। आप बताइए, रात के 3 बजे कोई चोर किस बाजार और सुनार के पास अपना माल बेचने जाएगा? खैर भाई, उन्होंने यही कहकर उन्होंने मारा, एनकाउंटर हो गया। अब उसके पास से मिला क्या? बरामद की कुछ चांदी, सोने हीरे गायब हैं। अब सिर्फ चांदी बेचने जा रहा था, पूरी जान जोखिम में डालकर। किसके लिए ये बात उतरेगी? लेकिन हटाइए इसको, ये तो भी छोटी मोटी कहानी है, बड़ी कहानी तो इसके आगे है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। इस दौरान में जब 2 सितंबर को इनाम रखा गया तो उसमें और भी नाम थे।
तो उसमें एक ऐसे ही 4 नाम और आए, और ये जो 4 नाम थे उनमें से 2 तो वो थे जो इस गेम का मास्टरमाइंड है विपिन सिंह, उसका भाई, और उसके 2 भाई हैं जिनके इसमें नाम आए। तो अब एसटीएफ ने इन 4 को उठा लिया। 4 को उठाने के बाद अब ये प्लान था कि इन 4 को भी एक एनकाउंटर में इनकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, लेकिन गड़बड़ हो गया। जब इन 4 को उठाया गया और इसके बाद इनको एनकाउंटर में गिरफ्तारी दिखानी थी, सेम उसी वक्त 5 तारीख के एनकाउंटर की खबर मंगेश यादव की सामने आ गई। घर वाले सामने आ गए कि भैया वो तो घर में सो रहा था और पुलिस रात को उठा कर ले गई। अब ये जो घर में था मंगेश यादव और पुलिस ले गई, आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि यार झूठी कहानी हो सकती है, घर वाले कहेंगे कि भाई अपने बच्चे को बचा रहे हैं क्योंकि वो क्रिमिनल है, चोर है। लेकिन इसके बहुत सारे सबूत और गवाह हैं कि 4 सितंबर की रात को मंगेश यादव अपने घर पर था। बाकी छोड़िए, आप पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं, मैं मानता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उस फैमिली मेंबर की भी यूपी पुलिस और वो यहीं रहते हैं जौनपुर में, तो मैं इसलिए खुलासा नहीं करूँगा सेफ्टी के लिए। तो हमारे एक फैमिली मेंबर का जौनपुर से एक मेल आया आज ही, और वो मेल में ये है कि सर कहानी जो सुनी मंगेश यादव की, तो वो मेरे पास में ही रहता है, वो बुरा है, इधर उधर घूमता भटकता रहता है, ये भी लिखा है। लेकिन हमारे सामने पुलिस आई थी और उसको रात को उठा कर लेकर गई है। हमने देखा, हमने सोचा कि चलो ये तो वैसी बुरी सोहबत में रहता है, ले गई है, लौट आएगा। लेकिन फिर बाद में जब हमें पता चला सुबह उठने के बाद, अच्छा ये भी लिखा उसने कि रात को हमारे सामने ले गए, मैं गवाह हूँ, हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर है, उसका मेल है। फिर हमें लगा कि कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, और मैं सो गया बिना कुछ सोचे। लेकिन जब सुबह उठा और मुझे एनकाउंटर की खबर लगी, तो मैं अपने आप को मतलब कोस रहा हूँ, माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कुछ किया नहीं, जबकि मैं गवाह हूँ कि वो मेरे सामने पुलिस वाले ले गए। ये बीच में आपको बताना ज़रूरी था। क्राइम तक फैमिली मेंबर है और वो गवाह हैं और उसी जगह पर रहते हैं। तो खैर, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। अब क्या होता है कि 4 तारीख को जब पुलिस ले जाती है तो घर वाले ये कहते हैं, अब घर वालों के ज़रिए मीडिया में खबर आई, मीडिया के बाद फिर वो जाति वाती वाली बात आ गई, पॉलिटिक्स हो गया। अब एसटीएफ का प्लान गड़बड़ा गया। उन्हें लगा एक इनकाउंटर पे इतना हंगामा हो गया, अब जो बाकी 4 को उठा रखा है हमने, अगर उनका इनकाउंटर करते हैं तो फिर तो और लंबे फसीहत में फंस जाएंगे। अब उन्होंने अपने इनकाउंटर वाला या उसको गिरफ्तारी शो करने का प्लान अभी साइड कर दिया। लेकिन इसी बीच में जिन 4 को उठाया उनकी एक फैमिली आ गई मीडिया पर, फिर कैमरे पर, जैसे मंगेश यादव की फैमिली आई। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को पुलिस उठा कर ले गई है और हमें डर है कि उसका इनकाउंटर न कर दें मंगेश की तरह। अब ये कैमरे पर है उस फैमिली, उसका नाम है विनय शुक्ला, जिसको उठाया उन 4 में से एक। अब वो बाइट आ गई, हर जगह चल गई, टीवी, मीडिया पे, अखबारों में, सब जगह है। अब यहाँ एसटीएफ की और फजीहत हो गई क्योंकि उन्होंने 4 को उठा रखा है मंगेश के साथ, ये याद रखिएगा। और मंगेश को कब उठाया? मंगेश के घर वालों के हिसाब से 2 सितंबर को। तो 2 सितंबर के आसपास, क्योंकि 1 सितंबर को 3 इनकाउंटर किया था, 3 पैर में गोली लगी, और उसके बाद मंगेश का हुआ और फिर 4 और को उठाया। उनमें से एक घर वाले ने बयान दे दिया, इधर मंगेश के इनकाउंटर को लेकर सवाल उठने लगे। अब क्या करें? एसटीएफ के ऊपर से ऑर्डर आया कि भैया आप छोड़ो ये सब, इन 4 को अब गिरफ्तारी दिखाओ, मामला भी ख़त्म करो। अब एसटीएफ ने कहा चलो इनकी गिरफ्तारी दिखाते हैं, पर गिरफ्तारी भी तो आप कानूनी तौर पर दिखाएंगे ना। गिरफ्तारी कैसे दिखाएंगे? 2 सूरत थी। एक तो एसटीएफ कहे कि भैया हमने इन 4 को पकड़ा और ये लो थाने के सुपुर्द करें। लेकिन सुल्तानपुर की पुलिस ने, सुल्तानपुर के थाने ने इन 4 को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। ये मैं आपको पूरी सोर्स के हिसाब से खबर बता रहा हूँ कि एसटीएफ के कब्जे में 4 हैं, उनमें से एक की फैमिली आ गई कि इन्होंने इस दिन से उठा रखा है। अब कानून ये कहता है कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, वरना उसको इलीगल हिरासत माना जाता है। लेकिन यहाँ ये हुआ कि इस इनकाउंटर के बाद जब सवाल उठने शुरू हुए तो फिर एसटीएफ कहती कि भाई तुम इसकी गिरफ्तारी दिखा दो लोकल पुलिस को। लोकल पुलिस कहती नहीं, इसको एक टेक्निकल वर्ड होता है जमा करना, कि तुम इन 4 को जमा कर लो। जमा करना मतलब गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट दिखा दो। उन्होंने कहा भैया हम इन 4 को जमा नहीं करेंगे, एक ही सूरत में करेंगे
कि इसका जमा आप दिखाओ कि एसटीएफ ने इन्हें पकड़ा और हमें सौंपा और हमने इनको अपने निगरानी में रख लिया, मतलब हिरासत में। अब एसटीएफ ये कह रही है कि नहीं, हम इनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाएंगे। क्यों? वो गिरफ्तारी दिखाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि घर वाले पहले ही बयान दे चुके हैं कि उन्होंने कब उठाया है। तो फिर सवाल उठेगा, अगर आपने 3-4 दिन पहले से उठा रखा है तो अब इसकी गिरफ्तारी क्यों दिखा रहे हो? जो 3-4 दिन इलीगल हिरासत में रखा उसका जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा। तो पेच ये है कि एसटीएफ चाहती है कि पुलिस इसकी गिरफ्तारी दिखाए, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम दिखाएंगे, लेकिन एसटीएफ वाले सामने आकर कहें कि हमने आपको सुपुर्द किया, तो सुपुर्द की कागज़ में होगी। ये नहीं लोकल पुलिस कहेगी कि हमने कहीं से इनको उठा लिया जी, हमें सूचना मिली मुखबिर से और हम गए, हमने इनको पकड़ लिया। क्योंकि कल को पकड़ने और वो बीच के जो 3-4 दिन है उनका भेद खुल गया तो लोकल पुलिस भी फंसेगी। तो अब इन 4 की कहानी ये है कि ये चारों उठे हुए हैं लेकिन जमा नहीं हो रहे। लेकिन एक चीज़ और है, मंगेश यादव के एनकाउंटर के इस हंगामे के वजह से शायद इन चारों में से 1-2 की जान भी बच गई। अगर ये हंगामा ना होता तो इनकाउंटर के नाम पर इनमें से भी 1-2 निकल लेते। लेकिन अब इनकाउंटर का मामला गर्म हो रहा है, तो अब ऐसे में कोई और दूसरी तो जान लेंगे नहीं, तो इसलिए वो जान बच गई है। लेकिन अब ये कब जमा होंगे ऊपर वाला जाने। तो ये तो हो गई एक कहानी। अब एक बड़ी अजीब चीज़ है, 28 अगस्त को दोपहर 12:17 पर सुल्तानपुर के उस भरत ज्वेलर्स पर डाका पड़ता है, जिससे 5 लोग आते हैं। 3 ने हेलमेट से चेहरा छुपा रखा था, 2 ने गमछे से। सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अभी तक एसटीएफ या यूपी पुलिस ये नहीं बता रही है कि वो जो 5 लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं उनमें से एक मंगेश यादव है। एक तो चेहरा दिख नहीं रहा, तो बताएंगे कैसे? दूसरा कि उस वक्त शोरूम में जब डाका पड़ा तो मंगेश यादव क्या था वहां, और क्या सीसीटीवी कैमरे में जो 5 दिख रहे हैं उनमें से कोई एक वो है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा? इस बारे में दावे से यूपी पुलिस एसटीएफ कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्यों नहीं खोल रहे हैं। उसकी वजह है, एक आदमी एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकता है, या तो फिर वो उसके अंदर कुछ करिश्मा हो कि एक ही वक्त में एक साथ 2 जगह हो जाए। ये सीसीटीवी कैमरा बता रहा है कि भरत ज्वेलर्स में डाका 12:17 पर 28 अगस्त को पड़ा, और उधर मंगेश यादव की बहन प्रिंसी ये बता रही है, रिकॉर्ड पर आकर गवाही दे रही है कि 28 अगस्त की सुबह 10-10:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक उसका भाई जौनपुर में उसके स्कूल में उसके साथ था फीस जमा कराने के लिए, और इस बात के बहुत सारे गवाह हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर वो 10 से 2 के बीच में जौनपुर के एक स्कूल में था और वहाँ से कई किलोमीटर दूर सुल्तानपुर के उस भरत ज्वेलर्स शोरूम में डाका पड़ रहा था, तो एक साथ 2 जगह वो कैसे हो सकता है? इसका मतलब है वो उस दिन एक ही जगह था। और घर वालों का दावा है कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो स्कूल आया था फीस जमा करने के लिए, और टाइमिंग वही है। बल्कि टाइमिंग तो ये भी है कि अगर मान लीजिए कि बीच में वो फीस जमा करके और भाग के जाए तो वहाँ आधा 1 घंटे में नहीं पहुँच सकता है, और ना 1 घंटे में लौट सकता है, वक्त लगेगा। दूरी पर है वो भरत ज्वेलर्स, जौनपुर में जहाँ ये रहता है, जिस गांव में। तो इसीलिए दावा नहीं हो रहा कि सीसीटीवी कैमरे में मंगेश है कि नहीं है। मंगेश यादव का, जिस विपिन सिंह को इस पूरे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस लूटपाट का जो भरत ज्वेलर्स में हुआ है, 37 मुकदमे। लूटपाट डकैती उसका पसंदीदा पेशा है, उसके पास मुकदमे हैं, ठीक ठाक क्रिमिनल है, गैंगस्टर है। उसके अपने गैंग में करीब 12 से 15 लोग हैं, जिसमें ये 2 भाई भी हैं उसके। लेकिन अभी तक की पूरी छानबीन में ये नहीं साफ हो पाया कि मंगेश यादव का विनय सिंह से कभी कोई लेना देना रहा, मंगेश यादव विनय सिंह गैंग से कभी जुड़ा, या उस गैंग के किसी लड़के से मंगेश यादव की दोस्ती हो। दूर दूर तक इसके कोई सबूत नहीं है। वो उन्हें जानता ही नहीं है, न विनय सिंह उसे जानता है, ना मंगेश यादव उसको जानता है। तो जब जानता ही नहीं है, और अगर पुलिस के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से ये डाका विनय सिंह की गैंग ने डाला है, तो फिर मंगेश यादव बीच में कहाँ से आ गया? अब यही सवाल जो शुरू में मैंने कहा कि आखिर मंगेश यादव बीच में आया कहाँ से? अगर वो चोर है, 2 बार जेल भी गया है, क्रिमिनल है, उसके साथ ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन हर चीज़ के लिए कानून है, सज़ा कानून देगी ना, अदालत देगी।
अब चोरी की सज़ा मौत तो है नहीं अपने देश में, यहाँ वरना तो यहाँ रेपिस्ट और कातिल भी निकल लेते हैं, 8, 10, 12 साल में ही जेल से निकल आते हैं। इसी यूपी की कहानी है, माफ़ कर देती है सरकार, आ जाओ 8, 10 साल रह लिया, बहुत हो गया। अभी हाल में आपको ऐसे कई कहानियाँ सुनाई है मैंने। तो ये तो चोर है, चोर की सज़ा आप थोड़ी गोली मारेंगे उसको। तो ये क्यों फंसा? तो असल में जब इस डकैती की छानबीन चल रही थी, एसटीएफ के ऊपर दबाव, उसे ये भी है कि कुछ केसें तभी सुर्खियों में आती हैं जब एनकाउंटर हो, फिर फ़ोटो खिंचाया जाए, बताया जाए देखो जी हमने सॉल्व कर दिया और ढेर कर दिया। ये जो खून लग गया है ना, ये उसका नतीजा हुआ। अब उन्हें शिकार की तलाश थी, उन्होंने छानबीन के आसपास में ऐसे कौन कौन से गैंगस्टर या गैंग है, तभी बेचारे का वो आ गया लेखा जोखा कि एक चोर यहाँ भी है, 8 चोरी के मामले हैं इस पर। फिर पता कि यार कुछ भी नहीं है, उसके फैमिली बैकग्राउंड सब गरीब हैं, पिता ट्रक चलाता है, घर में एक छोटी बहन है जो 10वीं में पढ़ती है और माँ है, 4 लोगों का ये परिवार है। और घर देख ले कोई तो घर देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उस घर में कितने चोरी के माल आए होंगे। उसने छोटी मोटी चोरियाँ की हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे बड़े कभी हाथ नहीं मारे क्योंकि घर की सूरत नहीं बदली। घर की सूरत छोड़िए, उसकी अपनी सूरत नहीं बदली, उसके पास अपनी मोटरसाइकिल तक नहीं है। जिस मोटरसाइकिल पर ये भाग रहे थे उसकी कहानी आपको बताई कि वो 20 अगस्त को चोरी हुई और 28 अगस्त जिस दिन डाका पड़ा उसके 8 घंटे के बाद उस चोरी की रपट लिखाई गई। और जिस शख्स की ये मोटरसाइकिल थी, अब मीडिया वाले से वो बच रहा है क्योंकि उससे पूछा जा रहा है कि 8 दिन से तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी है और तुम रिपोर्ट नहीं लिखा रहे हो, और रिपोर्ट तब लिखा रहे हो जब यहाँ डाका पड़ा उसके 8 घंटे बाद। तो इन दोनों का कनेक्शन तो बताओ। वो भाग रहा है भाई। जो मंगेश यादव है उसके सारे तमाम फ़ोटो घर वाले ने निकाल के दिखा दिया हाल के वक्त के। अब आजकल तो मोबाइल का ज़माना है तो सारे फ़ोटो भी हैं। उसके कपड़े देखकर जो जौनपुरिया है या आमतौर पर गांव के लोग जिस तरीके के कपड़े, रहन सहन, पैंट बुशर्ट होता है वही पहने हुआ है। एसटीएफ ने क्या दिखाया जब इनकाउंटर हुआ मंगेश यादव के साथ, एक अमेरिकन टूरिस्टर का बैग। उनके घर वालों ने कहा कभी उसके पास बैग ही नहीं था, चलो बैग डाके के लिए ख़रीदा हो भाई। साथ में कपड़े उसके, और कपड़े सारे ब्रांडेड, वो ब्रांड के कपड़े जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं पहनी, वो बरामद की दिखाई गई। और साथ में 2 कट्टे, जो पूरी ज़िंदगी में 8 केस थे उसमें कभी उसके पास से एक चाकू भी नहीं मिला, उसको एनकाउंटर के बाद हथियार दिखाया गया। तो अब ये सारी चीज़ें जब आ रही और घर वाले गवाही दे रहे हैं, गांव वाले गवाही दे रहे हैं, मैं तो चलिए उनको भी हटाइए, क्लाइंट तक फैमिली मेम्बर अगर ये लिख कर मेल कर रहे हैं कि मुझे अब खुद पर बुरा लग रहा है कि रात को मैंने आंखों से देखा ले जाते हुए पुलिस को, 2 सितंबर की बात कह रहा वो, और सुबह ये खबर आई हम कुछ कर नहीं पाए, हमें लगा कि वो तो लौट आएगा। तो 2 सितंबर को वो उठाया गया था, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो 2 सितंबर को उठाया गया और 5 सितंबर को इनकाउंटर होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि एसटीएफ या पुलिस ये भी नहीं कह सकती कि हमने उठाया और उसको छोड़ दिया था, फिर वो भाग गया। भागेगा क्यों? सबसे बड़ी बात, जिस डाके के बाद 1 सितंबर को एक इनकाउंटर में 3 लोगों को एसटीएफ पकड़ती है, उसके अगले दिन 4 सितंबर को गैंग का सरगना विपिन सिंह जाकर रायबरेली में सरेंडर करता है। यह खबर हर मीडिया पर हर जगह चल रही है। और अगर उसी गैंग से वो जुड़ा हुआ है मंगेश यादव, तो वो बेफिक्र होकर कि इनकाउंटर भी हो रहा है, उसका बॉस खुद सरेंडर कर रहा है डर से कि इनकाउंटर ना हो जाए, और वो इतना बेखौफ है कि अपने घर में आराम से सो रहा है, पड़ा हुआ, कहीं भाग ही नहीं रहा है, उसी जौनपुर के उसी घर में टूटे फूटे में रह रहा है कि भैया मैं यही हूँ, आओ मुझे पकड़ लो, उठा के ले चलो, 2 दिन बाद मेरा इनकाउंटर कर देना। जिसके पास जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो पुलिस से भागता है, वो यूपी से भागता, वो कहीं और जाता, लेकिन वो घर पे पड़ा हुआ है कि मुझे पकड़ लो आके, और उसके बाकी साथी का इनकाउंटर हो रहा है, उसे पता चल रहा है, लेकिन वो फिर भी चुपचाप घर पे पड़ा हुआ है, उसे कोई डर नहीं है। क्या ये मुमकिन है? इनकाउंटर बहुत होते हैं, हर इनकाउंटर पर सवाल उठता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मंगेश यादव के इनकाउंटर में जिस तरह की कहानियाँ बुनी गई हैं और जो सारे सच्चाई सामने आ रही है, सिर्फ एक गवाही, 3 चीज़ें, एक इस फैमिली और पड़ोसी और बहुत सारे जैसे क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं, इनकी गवाही कि 2 सितंबर की रात सादी वर्दी में पुलिस वाले आकर उठा कर ले गए, ये पहला सबूत है जो इस इनकाउंटर को मर्डर बताएगा। दूसरा, 28 अगस्त दोपहर 12:17 से 12:30 तक क्या मंगेश यादव जौनपुर के स्कूल में अपनी बहन के साथ उसका फीस जमा कराने के लिए उसके गया था? ये साबित हो गया, दूसरा हो जाएगा। तीसरा,
उस मोटरसाइकिल की कहानी, जिसका मालिक 8 दिनों तक मोटरसाइकिल की रिपोर्ट ही नहीं लिखाता, जिसके बटुआ भी मार लेते हैं लोग तो जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं, उसकी पूरी मोटरसाइकिल करीब 70-80 हज़ार रुपये की, वो रिपोर्ट ही नहीं लिखा रहा भाई, और फिर डाके के बाद लिखाता है। ये 3 सच्चाई सामने आ गई। पहली बार शायद एसटीएफ मुश्किल में घिरेगी, और इस एनकाउंटर की अगर जांच ईमानदारी से हुई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में, तो आप देखिएगा इस एनकाउंटर का पूरा सच ज़रूर सामने आएगा। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अंकुर यादव का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंकुर। और ये भेजा है अभिषेक ने। साथ ही आज सारा बानो का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सारा बानो, और ये भेजा है। और इसके अलावा अरुण सिंह ठाकुर का भी बर्थडे है, बल्कि अरुण सिंह ठाकुर का कल था, सारा बानो का आज है, तो आप दोनों को बहुत बधाई जन्मदिन की। और भेजा है समीर अहमद खान ने। साथ ही आज देवी सिंह की पत्नी का भी जन्मदिन है, इनकी वाइफ का। और देवी सिंह जी ने वाइफ का नाम लिखा नहीं, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है योर्स वाइफ नेम। अब वो मतलब ही समझ में नहीं आया मुझे अंग्रेजी में, या तो ये कि जो मेरी बीवी का नाम है इनकी बीवी का भी वही नाम है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर गलत नाम ले लूँगा मैं, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए सेफ ये है कि आज देवी सिंह जी की पत्नी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे देवी सिंह जी आपकी पत्नी को। साथ ही अथर्व साहू का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अथर्व। और ये हेमंत साहू के बेटे हैं। साथ ही रानी, आरोही और सावित्री ने भेजा है। अशफाक हुसैन खिलजी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अशफाक। भेजा ए खिलजी ने, उनके बेटे हैं अशफाक। राहुल चुदासमा के बेटे का भी आज जन्मदिन है, उन्होंने बेटे का नाम ही नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं राहुल भाई, बेटे को पूरी ग्राम फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे। साथ ही संध्या गुप्ता का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संध्या जी। और ये भेजा अमित गुप्ता जी ने। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।